चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग टेस्ट पहले। मिलाप सर मुझे होस्ट बना दो। सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे कि इसका एग्जैक्ट वो नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हो गए। ओके चलिए हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं, पता लगेगा। मिलाप सर होस्ट बना दीजिए। एक सेकंड सर, वो लॉग इन नहीं हो रहा। थैंक यू। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेंस वाला पेपर निकाल लीजिए पहले। मेंस वाले में बताइए 61 62 फिर बता दो 62। 62 बता। सिक्सटी टू में क्या है जी, आपको वन अल्फा टू से लेके अल्फा एन माइनस वन ये सारे nth रूट ऑफ यूनिटी दिया है, और फिर उसके बाद आपको ये समीशन की वैल्यू निकालनी है। तो जो समीशन है अगर मैं उसको एक्सपैंड कर देता हूँ, आर की वैल्यूज यहाँ पे वन से लेके एन माइनस वन तक सारी की सारी डाल देता हूँ, तो ये समीशन क्या बन जाएगा। सबसे पहले आर की वैल्यू वन डालेंगे तो अल्फा अल्फा वन प्लस अल्फा एन माइनस वन। फिर आर की वैल्यू टू डालेंगे तो अल्फा टू प्लस अल्फा एन माइनस टू। थ्री डालेंगे तो अल्फा थ्री प्लस अल्फा एन माइनस थ्री। ऐसे करके लास्ट में एन माइनस वन डालेंगे तो अल्फा एन माइनस वन प्लस अल्फा वन। तो अगर आप इस पैटर्न को देखो तो यहां पे बेटा अल्फा वन आपका पहले वाले ब्रैकेट में आया है और सेम अल्फा वन आपका क्या लास्ट में आया है क्या, और उसमें उसका कॉफिशिएंट क्या है एन माइनस वन। तो मतलब ये अल्फा वन एड अप होके क्या बना देंगे, उसका कॉफिशिएंट एन बना लेंगे। यस सर। फिर अल्फा टू सेकेंड वाले टर्म में है, अगर आप इसी पैटर्न को देखो तो सेकेंड लास्ट में क्या आया होगा, एन माइनस टू अल्फा एन माइनस टू प्लस अल्फा टू आया होगा। तो अल्फा टू इधर होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट में होगा, तो उनका भी सम क्या हो जाएगा, एन बन जाएगा। फिर अल्फा थ्री यहाँ पे है और थर्ड लास्ट में अगर आप अल्फा थ्री देखेंगे तो वहां पे एन माइनस थ्री उसका कॉफिशिएंट होगा, तो दोनों एड अप होके क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे टर्म्स लास्ट तक अल्फा एन माइनस वन भी है, जो अल्फा एन माइनस वन है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इनका एडिशन भी क्या हो गया, अल्फा एन टाइम्स अल्फा एन माइनस वन हो गया, राइट। तो ये नेट सम बन गया है। अब क्या सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी जानते हैं ना, क्या होता है, वन प्लस अल्फा टू टिल अल्फा एन माइनस वन। सम ऑफ रूट्स क्या आता है, जीरो आता है क्या। तो यस सर, तो वन एक्स्ट्रा बच गया है, तो वो बाकी सारे टर्म का जो सम है वो क्या आ जाएगा, फिर नेट माइनस वन आ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर माइनस एन हो जाएगा। हाँ जी 63। सर बता दो 63। 63 वैसे तो कॉम्प्लेक्स पावर में कॉम्प्लेक्स है ना, वो कोई पूछता नहीं है, बट इधर डाला हुआ है तो चलो एक बार डिस्कस तो कर ही लेते हैं। तो z बेटा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यूलर फॉर्म में आप चाहे इसे r इंटू ई की पावर आयटा थीटा मान लो, या फिर मॉड z इंटू ई की पावर आयटा थीटा मान लो, एक ही बात होती है ना। r क्या है, उसका मॉडुलस होता है। तो जब मैं इस z को वहीं पे लिख देता हूं जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो क्या बन जाएगा, मॉड z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की होल पावर आयोटा। तो अब इसको, अब ये आयोटा पावर में है तो
ये मॉड z की पावर आयोटा बन गया, और ये e की पावर आयोटा थीटा की पावर आयोटा है, तो ये आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या e की पावर माइनस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। तब ये e की पावर आयोटा e की पावर माइनस थीटा, अब थीटा तो यहाँ पे कोई एक नंबर है ना, कोई वैल्यू है, तो e की पावर माइनस समथिंग, अब e की पावर -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, या -पाई हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा, ये तो अब एक रियल नंबर हो गया, राइट। और ये रहना भी पॉजिटिव है, तो इस e की पावर माइनस बाहर थीटा को को तो मैं सीधा सीधा बाहर निकाल देता हूँ। अब ये जो रियल की पावर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि आप इसे भी e की पावर आयोटा सॉरी मॉड z को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर ln ऑफ मॉड z लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। यस सर। यस अब ये पावर में है, तो ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो e की पावर आयोटा ln z बन जाएगा, मॉड z बन जाएगा। अब वापिस से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो cos ln मॉड z प्लस आयोटा साइन ln मॉड z, तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली बात ही बन जाएगी, 1 आने वाला है ना, तो इसका मॉडुलस 1 आ जाएगा ना। यस सर। तो अल्टीमेटली इसके जो मॉड की वैल्यू जिसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, वो क्या आ गई बेटा, e की पावर माइनस थीटा आ गई है, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने कोई जो थीटा है ना, अब उसके ऊपर कोई बाउंडेशन लगाई तो नहीं है, तो बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन उन्हें देनी चाहिए थी कि जो थीटा यहाँ पे आप कंसिडर करोगे आर्ग्यूमेंट, वो आप सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कंसिडर करोगे। तो इन्होंने जो भी आंसर या जो भी सोल्यूशन दिया है वो इस बेसिस पे दिया है कि जो आप थीटा यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, जो z इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका जो आपने थीटा यहाँ पे कंसिडर किया था आर्ग्यूमेंट, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा तो थीटा की फिर रेंज क्या रह जाती है, -पाई से लेके +पाई तक। तो अब e की पावर माइनस थीटा की फिर मिनिमम वैल्यू कब कब मिलेगी, जब आप थीटा को सबसे ज्यादा डाल देंगे, क्योंकि e की पावर -x का जो ग्राफ होता है, तो यहाँ माइनस थीटा का ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये ऐसा रहेगा, है ना, जिसमें थीटा हमारा फिर ये रहेगा, ओके। तो मतलब e की पावर माइनस थीटा का ग्राफ क्या रहने वाला है, डिक्रीजिंग ग्राफ रहने वाला है। तो जब आप थीटा की मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे पाई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम आंसर मिलेगा। तो मिनिमम चाहिए था तो e की पावर -पाई इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन देनी चाहिए थी कि थीटा इज ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, 65, 66, 7, 68, 9, 70। सर 70। सर इसका सोल्यूशन में वो बदल रखा था मॉड के अंदर की वैल्यू। 70 में क्या है, देखो एक सेकेंड, इसमें हमें कुछ कुछ कंडीशंस तो लगानी पड़ेंगी कि मॉड ऑफ z प्लस आयोटा अगर मॉड ऑफ z प्लस आयोटा जो है वो 1 से ज्यादा है, लॉग इनइक्वालिटीज हमने पढ़ा हुआ है ना,
बेस के ऊपर कंडीशंस होती हैं। अगर बेस आपका 1 से ज्यादा हो तो इनइक्वालिटी क्या रहती है जी? सेम रहती है। यस सर। तो अगर मॉड ऑफ z प्लस आयोटा 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? इनइक्वालिटी सेम रहेगी, तो मतलब जो लेफ्ट का इनपुट है वो राइट के इनपुट से छोटा होगा, मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, अगर मॉड ऑफ z प्लस आयोटा 1 से ज्यादा होगा तब ये कंडीशन होल्ड होगी, और ये एक्चुअल में ट्रू भी है। इसका मॉड क्या आने वाला है? 5 आने वाला है, इसका मॉड क्या आने वाला है? 13 आने वाला है। दिस इज ट्रू। तो कहने का मतलब जब आपका मॉड ऑफ z प्लस आयोटा 1 से ज्यादा होगा तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। इसी का दूसरा केस क्या है कि अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में होता, 1 तो हो नहीं सकता, अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में होता तब इस इनइक्वालिटी को क्या होना पड़ता? रिवर्स होना पड़ता। रिवर्स। यस। मतलब तब ऐसा होना पड़ता। और जब आप इस कंडीशन को देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 5 ग्रेटर देन 13 आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू। तो जब ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये बेस आपका 0 से 1 नहीं हो सकता। तो मतलब हमारे लिए जो सही कंडीशन है वो क्या बन गई कि बेस को अब ऐसा होना पड़ेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0, -1 सेंटर, रेडियस कितना? 1, 1 आउटसाइड आउटर वन पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट 71, 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सर 79। 79। जो कर्व आपको दिया है वो तो सीधा सीधा पता चल रहा है, 1,0 सेंटर होगा, रेडियस 1 होगा। तो मतलब सर्कल एक्चुअल में ओरिजिन को टच करके जा रहा होगा। तो z क्या है? इस कर्व के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। फिर हमने बात करनी है, अब z ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे कॉमन पॉइंट्स के लिए हम मुझे z-2 बाय z के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखिए, अगर आप z-2 कैलकुलेट करेंगे तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अब उसे एक z कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली ये होगा क्या? ये कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है ना? तो मतलब मुझे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा का पूरा जानने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। तो पहले मैं इनके आर्गुमेंट के बारे में बात कर लेता हूं। इसका आर्गुमेंट क्या होगा? देखिए, z-2 अपॉन z मतलब z-0, राइट? ऐसा बोला जा सकता है ना। तो z ये सारे पॉइंट्स हैं, z-2 क्या होगा? ये, क्योंकि 2,0 यहां पे होगा ना, इसी सर्कल के ऊपर लाई करेगा ना 2,0, और रीजन भी इसी के ऊपर लाई कर रहा है। z इज एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस सर्कल, तो z बन गया ये, दिस इज z-2 क्या बन गया? ये। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा क्या? यस। तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z-0 कितना होना चाहिए? ±5/2। किसी केस में z-2 का आर्गुमेंट ज्यादा होगा, किसी में z का आर्गुमेंट ज्यादा होगा, तो +-2 दोनों केसेस कंसीडर हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर z-2 बाय z कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे तो उसका आर्गुमेंट आपको π/2 मिलेगा जी।
ओके, तो अगर इसका आर्गुमेंट π/2 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट? हाँ जी, इतना क्लियर है? आर्गुमेंट पता चल गया? पहली बात आर्गुमेंट की हो गई। अब मॉडुलस की बात करते हैं। तो मॉडुलस मतलब ये, अब इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो आर्गुमेंट ऑफ z के टर्म्स में ही दिए हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z, अगर आप इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, यहां पे मान लो इस z को कंसीडर कर रहे हो, तो इसका आर्गुमेंट क्या कहलाएगा कि अगर मैं इसको और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रीजन से ज्वाइन करा देता हूं, मतलब ये वाला जो थीटा है यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, ये थीटा ही तो आर्गुमेंट कहलाएगा, राइट? तो इसी थीटा के टर्म्स में मुझे ये वाला ये लेंथ क्या है, मॉड ऑफ z माइनस 2, ये लेंथ क्या है जी, मॉड ऑफ z। तो बेटा इसी थीटा के टर्म्स में मुझे इसको सॉल्व करना है, और ये 90 डिग्री है जी। क्या ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी? क्या ये tan थीटा आ रहा है? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा, राइट? तो इसी tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z लिख सकता हूँ, राइट? तो इसका मॉडुलस आपको tan ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z मिल गया, इसका आर्गुमेंट आपको π/2 मिल गया, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर होना है तो क्या होना पड़ेगा जी, आयोटा tan ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z होना पड़ेगा। ओके, हाँ जी बेटा, समझ में आया ये? सर इस क्वेश्चन में हम मैंने ना ऐसे सोचने की ट्राई करा था, जो z-1 का मॉड हमें 1 दिया था ना, तो मैंने सोचा कि z की वैल्यू अगर 2 रख दे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, तो उससे तो वहाँ 0 आ रहा था, तो वो नहीं मेरे को समझ में आया कि क्या गलती थी उसमें, क्योंकि z पे तो और कोई कंडीशन थी ही नहीं कि देखो z है क्या, z इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स है ना। यस आपको तो सबके लिए बात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अच्छा, हाँ सर, उसमें भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0, ठीक है सर, वो सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, सारी बातें करनी पड़ेंगी ना। तो मतलब अगर वो तो आपने ये देख लिया कि भाई 2,0 एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो गिवन कंडीशन है। अब वो एक वैल्यू डाल के आपने उसका आंसर निकालने का ट्राई किया, लेकिन उससे पूरा का पूरा आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स जो इस z के ऊपर लाइक कर रहे हैं वो तो z-2 को 0 नहीं बनाएंगे ना, तो उसके लिए तो अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो वो बेसिकली z0/0 वाली फॉर्म बन के आ जाएगी, तो है ना, उसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अब अगर आप बोले कि सर अगर मैं z भी यहीं पे ले लूं, तो इसी पॉइंट का इसी के साथ आर्गुमेंट क्या लोगे, कुछ भी नहीं लोगे, है ना। तो 90 डिग्री जो हमने लिया है वो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट को छोड़ के जो तीसरा पॉइंट लिया जाएगा उसी के ऊपर 90 डिग्री बनेगा, है ना। अब अगर तीसरा पॉइंट भी इन्हीं दोनों में से कहीं और किसी के ऊपर ले लिया तो फिर 90 डिग्री वाली बात बनेगी नहीं, है ना। तो हमें तो एक इन जनरल बात करनी है जिसमें सारी की सारी चीजें होल्ड हो जाए, तो एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स ही आप इनको बात करते हो। ओके, यस हाँ जी, एक 74 जो जीत ने पूछा है, 74 बेटा 74 में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा है मॉड ऑफ z प्लस z2, अगर ये इसके बराबर आ जाए तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आता है। वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं कि अगर ऐसा हो तो मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में पहला वाला वेक्टर उसी डायरेक्शन में दूसरा वाला वेक्टर, तो यहाँ पे भी जिस डायरेक्शन में पहला कॉम्प्लेक्स नंबर उसी डायरेक्शन में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसी चीज को यूज करके अब यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो तीनों में भी सेम ही रिलेशन रहेगा कि अगर z1 अगर इस डायरेक्शन में है तो z2 भी इधर ही रहेगा,
Z3 भी इधर ही रहेगा। तीनों के मॉडुलस अलग अलग हो सकते हैं, मॉड के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन डायरेक्शन तीनों का सेम होगा। ठीक, तो अगर डायरेक्शन अगर सेम है तो इसका मतलब क्या, तीनों के आर्गुमेंट बराबर हो गए। तो Z1 को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। Z2 को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z2 ई की पावर आयोटा थीटा। Z3 को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z3 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। सबकी वैल्यू बेटा यहाँ पे डाली है और आप देख लेंगे कि जो आंसर आपको मिलेगा वो एक प्योरली रियल नंबर होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, 81, 82। सर डाउट है। देखिए 82 में आपको क्या है ना, थोड़ा सा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते नहीं है, वैसे भी है ना, अगर इसका टफनेस लिखा जाए थोड़ा ज्यादा ही है, तो मीन्स लेवल से तो काफी अबव है ये। यहाँ पे जो बोला गया है, द फंक्शन हैज द प्रॉपर्टी दैट द इमेज ऑफ ईच पॉइंट। अब यहाँ पे इमेज जो वर्ड है ना, वो इनपुट आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग बोला गया है जी, कि अगर z इनपुट लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट बेसिकली इमेज कहलाएगा। ठीक है ना, तो क्या बोला गया है कि उस इमेज का इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। कौन सा पॉइंट, वो z वाला पॉइंट जिसपे इनपुट के बारे में बात चल रही है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इनपुट पॉइंट आपका z है, आउटपुट पॉइंट आपका क्या रहेगा, a प्लस बी आयोटा इंटू जेड रहेगा। तो आउटपुट वाला जो पॉइंट है उसका इनपुट वाले से डिस्टेंस और इसी आउटपुट का ओरिजिन से डिस्टेंस, दिस इमेज, इस इमेज का उस पॉइंट से डिस्टेंस एंड ओरिजिन से डिस्टेंस से बराबर बोला गया जी। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। द इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट एंड द ओरिजिन। ओके, तो अब इनका, इन दोनों से डिस्टेंस अगर हमें इक्वेट करना है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, इन दोनों का आपस का सब्ट्रैक्शन करके मॉड, इन दोनों का आपस का सब्ट्रैक्शन करके मॉड, इक्वेट कर ले रहे हैं। अब इसमें z कॉमन आ जाएगा, z कॉमन आके मॉड z बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट इधर मॉड के अंदर क्या बचेगा, a माइनस वन प्लस आयोटा b, और इधर बचेगा मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू मॉड z। तो मॉड z खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो है मॉडुलस का यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लिया जाएगा। यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी a की वैल्यू सीधा सीधा आपको मिल जाएगी विच इज हाफ। अब आपको मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b दिया गया है विच इज 8, तो यहाँ पे a की वैल्यू आप डाल दीजिए। a की वैल्यू यहाँ पे हाफ डालेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, इनफैक्ट बी स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर ही पूछा है ना, तो बी स्क्वायर क्या आएगा, 263/4 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब 263/4 आ गया है, तो u 263 हो गया और 4 हो गया, तो u प्लस v की वैल्यू आपकी हो गई 267। ओके, आगे चलते हैं। 83, 84, 85, 86, 7, 8, 9, 90। है कोई डाउट पेंडिंग इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर मेंस वाला टेस्ट में?
तो एडवांस वाला पेपर डिस्कस करें। बेटा रिस्पॉन्ड करिए, बोलिए। सर हाँ इधर जी। 255 नहीं है, b स्क्वायर इक्वल टू 255 अच्छा। यस सर, बाय 4। ओके, मतलब मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या? 64 इंटू 4 कितना? 256 होता है, सॉरी। तो 256 मतलब ये 255 हो गया है ना। सर एक बार 84th बता दोगे इसका? इतना स्लो स्लो कैसे चल रहे हो? सर मैंने नहीं अटेम्प्ट नहीं करा था, बट मेरे को आता नहीं था ये इस टाइम पर। तो पूछिए फिर जल्दी से। Z1 Z2 satisfies the relation। तो Z को बेटा x प्लस आयोटा वाई मान लो, तो इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है आपके लिए, है ना। तो बढ़ाइए हमने कि अगर स्टैंडर्ड ना हो तो सीधा सीधा Z को x प्लस आयोटा वाई पुट कर लेते हैं। तो Z प्लस Z बार क्या हो जाएगा? सॉरी, 2x हो जाएगा, है ना। 2x, यस सर। और Z को x प्लस आयोटा वाई पुट किया तो ये बन गया। अब यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा, मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो इधर इधर अंडर रूट आएगा तो उधर इसको स्क्वायर करके यहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाएगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से बेटा वाई स्क्वायर आपका आ गया, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके, तो 2 टाइम्स एक्स माइनस हाफ आ गया। तो क्या ये एक पैराबोला बन गया? यस। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? हाफ कॉमा 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है? हाफ। ठीक है, तो अगर अब हमें इसका डायग्राम बनाना है तो नहीं सर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 2 है, लेकिन 2 ए की आएगा। वैल्यू हाफ है ना। यस ये सर। ए हाफ है ना, ए हाफ। तो ऐसा पैराबोला बन गया है ये, जिसमें वर्टेक्स आपका हाफ कॉमा 0 आया। हाफ डिस्टेंस पे इस तरफ हाफ डिस्टेंस पे हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। तो बेसिकली वाई एक्सिस ही आपका डायरेक्ट्रिक्स बन के आ गया। फोकस इसका बन जाएगा 1,0, हाफ कॉमा 0 से हाफ डिस्टेंस आगे चले। तो अब Z1 Z2 बोला गया है कि इस कर्व के ऊपर लाइक कर रहे हैं, और साथ में क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 π/4 के बराबर दिया है। तो बेटा आप इस पैराबोला के ऊपर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये Z1 हो गया, मतलब पॉइंट उठा लो बेसिकली। y के टर्म्स में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेटर है हम लोग x को y के टर्म्स में निकाल लें, तो क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 1/2। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसके ऊपर पहला एक Z1 पॉइंट कंसिडर करना है, तो उसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ कि y कोऑर्डिनेट को अल्फा मान लेता हूँ। तो अगर y कोऑर्डिनेट अल्फा होगा तो x कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2। सिमिलरली अगर मुझे कोई दूसरा पॉइंट Z2 यहाँ पे एज्यूम करना है, तो कोऑर्डिनेट वाले फॉर्म में मैं क्या मान सकता हूँ? वो पॉइंट बीटा, y कोऑर्डिनेट को बीटा मानेंगे तो x कोऑर्डिनेट बीटा स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, Z1 Z2 इस कर्व के ऊपर लाई करने वाले कोई 2 पॉइंट्स हैं, और साथ में इन दोनों के बीच का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? इनके y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन अपॉन z कोऑर्डिनेट्स, सॉरी x कोऑर्डिनेट्स का जो सब्ट्रैक्शन है, उसका रेशियो, उसका tan इनवर्स। दिस इज π/4, राइट? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर tan इनवर्स को tan π/4 तो 1 बन जाएगा। तो ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन ये क्या बनेगा? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। तो बाय 2 इधर आके,
अब ये बीटा 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 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बन के वो कट जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी बेटा? 2। एंड व्हाट इज बीटा प्लस अल्फा? Z1 का इमेजिनरी पार्ट, Z2 का इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का सम ही तो है, और वही तो पूछा है। तो सीधा सीधा बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, यस सर। हाँ जी, मेंस में और कोई डाउट है क्या? एक जो 85th क्वेश्चन है ना, ये आप लोग देखिए, अगर किसी का हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोग पूछ तो नहीं रहे हैं, बट चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब हायर पावर आ जाती है तो इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो यहाँ से e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2 क्या बनता है? cos थीटा। और अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलता है? बाय 2 आयोटा करना पड़ता है, वहां से हमें साइन थीटा मिलता है। तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड z प्लस 1/z इक्वल टू 2 टाइम्स। अब cos 3 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे थीटा की जगह अगर 3 डिग्री डालूंगा तो cos 3 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? e की पावर आयोटा 3 डिग्री प्लस e की पावर माइनस आयोटा 3 डिग्री बाय 2 से वो कट जाएगा, है ना, 2 कट जाएगा। क्या अब ये दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं आपको? यस सर। तो इसको आप कंपेयर करके आप क्या बोलेंगे? अगर आप सीधा सीधा भी सॉल्व करते ना, z में क्वाड्रेटिक बना के z का रूट भी निकालते तो भी यही आना था। ऐसा नहीं कि अलग आता है सेम ही। सर स्क्वायर एंगल के भी सेम ही आएगा। हाँ, सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। Yes, अगर sir. आप सॉल्विंग करते तो भी सेम आता। बट अगर कोई ऐसे सोच रहा है, पता नहीं सॉल्विंग करेंगे तो पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन को देख के ही डर गया है, उसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये एक दूसरा मेथड है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप इसका z का एलसीएम लेके z में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते तो भी यही आंसर आना था। क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आते हैं, और यहाँ से अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करके दोनों रूट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे? कि अगर आप z को e की पावर आयोटा 3 डिग्री एज्यूम करते हो तो 1/z ये दूसरा टर्म बन ही गया, मतलब इक्वालिटी तब होल्ड करेगी। और अगर आप z को इसके बराबर एज्यूम करते कि z इज इक्वल टू 1/e की पावर आयोटा 3 डिग्री, तो फिर 1/z ये हो जाता। तो मतलब z के ये दोनों ही आंसर यहाँ पे बन के आएंगे, जिसको मैं e की पावर माइनस आयोटा 3 डिग्री लिख सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ये 2 आंसर आपको मिलेंगे। क्वाड्रेटिक बना के करते तो भी यही आता है। तो जब आपने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली है, तो अब यहाँ पे z की कितनी मर्जी पावर हो जाए, आपको इन्हें सॉल्व करना आता है। तो मेंस वाला पेपर कंप्लीट है। एडवांस वाला पेपर डिस्कस करें। रिस्पॉन्ड करिए बेटा। यस सर। यस सर। गाली बताइए क्या डाउट है इसमें? 37 38 39 39 जो क्वेश्चन है ना, वो इन्होंने थोड़ा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से डाल दिया, जिसमें हम लोग हाफ एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले यूज करते हैं, जो यस सर। सेमी पैरामीटर्स वगैरह में ना, तो वो थोड़ा यहाँ पे उन्होंने यूज कर दिया।
अभी सबको याद नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा उसी से ही। तो जब सोल्यूशन और ट्रायंगल चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। ओके, बाकी फॉर्मूले खैर आपने पढ़े हुए हैं, याद अगर होंगे तो आप इसको लगा के खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, 40, 41, 42, 43, सर 42 बता दो। 42 बताना है। 42 जो इनइक्वालिटी है वो तो चलो समझ में आ ही रही है ना। एक सेंटर आपका बनेगा 0,2, और रेडियस आपका √2 बनेगा, तो उस सर्कल के इनसाइड वाले पॉइंट 0,2 यहाँ पे, रेडियस √2 है, तो ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा। ओके, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, z के प्रोडक्ट में अगर आयोटा आ जाए ना, तो आयोटा को कॉमन लेके लेके आने का ट्राई। और इसको जैसा हमने पढ़ा है कि भाई z-3 अगर निकालना है, z-4 निकालना है, तो मॉड ऑफ z- आयोटा निकालना है, मॉड ऑफ z- 2 आयोटा निकालना है, तो ये इन सबके मीनिंग आपको इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आयोटा कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा के तो इसे -3 आयोटा स्क्वायर बना लेंगे, या फिर आयोटा की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो है ना इक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो चाहे आयोटा की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देते, चाहे मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, बात ही। तो खैर यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद वो प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है कि आयोटा का मॉडुलस अलग कर देंगे और बाकी सारे टर्म्स का मॉडुलस अलग कर देंगे, ऐसा बन जाएगा। बन जाएगा। यस सर। अभी आयोटा का मॉड 1 होता है, और इसको इसमें इसमें से भी माइनस कॉमन लिया ही जा सकता है ना, तो माइनस का माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, मॉड के अंदर है। तो z-1 + 3 आयोटा, क्या बन गई, क्या पूछा है आपसे कि z इस सर्कल और इस सर्कल के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, और इसका मिनिमम डिस्टेंस पूछा है किससे, 1, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है किससे, 1, निकल जाएगा। यस सर हो जाए। हाँ जी, 43, 44, 45, 46, 47, सर 46 का सीन ही आ रहा था। प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, इनके आर्ग्यूमेंट ±π/2 है ना। और अगर मैं इस लोकस के बारे में बात करूं तो ये लोकस हमने पढ़ा है ना, एक सर्कल बन जाता है, सेमी सर्कल वगैरह है ना, ±π/2 है तो कंप्लीट सर्कल बन जाता है। यस सर। तो इसमें मतलब वो जो सर्कल बनेगा उसमें खास बात क्या होगी कि तो, मैं दोबारा से लिख दूं तो इसमें पढ़ा है कि अगर ये अल्फा है तो अल्फा और π/2 होता है, तो फिर z1 z2 को डायमीटर एज्यूम करके जो सर्कल बनाएंगे उसके सेमी सर्कल वाले पार्ट बनते हैं। तो अगर प्लस माइनस दोनों है तो मतलब कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो यहाँ पे z1 क्या है जी, -1 है जी, z2 क्या है जी, माइनस आयोटा है, -1 कहाँ पे, माइनस आयोटा मतलब 0 का माइनस,
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, √2 है ना। तो इनको अगर डायमीटर जूम करके सर्कल बनाएंगे तो फिर उसका रेडियस कितना होगा, 1/√2 ही तो होगा। यस सर। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। लोकल सर्कल होना ही होना है, सर्कल विद रेडियस 1/√2 भी होगा, और सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो आप इक्वेशन बना के देख ही सकते हो। ओरिजिन में 90 डिग्री बन ही रहा है तो डेफिनेटली सर्कल पास करेगा। दिस इज द डायमीटर, और ये डायमीटर आपका ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रहा है, तो मतलब सर्कल डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगा। डी भी सही है। यस सर। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 49। ये हाइपरबोला के केस में तो है ना, जो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है वो कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन हमने शायद क्लास के दौरान ये बात ज़रूर करी थी, रिवीजन के दौरान नहीं की है। कि अगर ये हाइपरबोला है और ये उसके असिम्प्टोट्स हैं जी, तो ये असिम्प्टोट्स इस पूरे प्लेन को, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक ये वाला सेगमेंट, एक ये वाला सेगमेंट, एक ये वाला सेगमेंट, और एक ये। इन दोनों लाइंस ने, मतलब दोनों असिम्प्टोट्स ने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में बांट दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब बात क्या है, अगर इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी एक पॉइंट आप फर्स्ट सेगमेंट में उठाते हैं, इस फर्स्ट सेगमेंट में लाई करने वाला कोई पॉइंट है, एंड ऑब्वियसली आप हाइपरबोला के आउटसाइड होना चाहिए, इस तरफ नहीं लेना है, फर्स्ट सेगमेंट में और हाइपरबोला के आउटसाइड। मान लो यहाँ पे आपने कंसीडर किया पॉइंट, तो इस पॉइंट से अगर आपने इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट्स बनानी है, तो दोनों टेंजेंट्स कहाँ पे बनेंगी, बोथ टेंजेंट्स ऑन दी राइट ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच के ऊपर कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट सेगमेंट में है, तो उस पॉइंट से अगर आप इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट बनाना चाह रहे हो, तो दोनों की दोनों टेंजेंट आपकी राइट ब्रांच पे बनेगी। तो बोथ टेंजेंट्स ऑन राइट ब्रांच। अगर आप थर्ड में सेगमेंट में उठाते हो, मतलब यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट उठा, यहाँ से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो दोनों टेंजेंट आपकी कहाँ पे रहेंगी, लेफ्ट ब्रांच पे। और अगर आप सेकंड या फोर्थ में से सेगमेंट में से कोई पॉइंट उठाते हो, मान लो यहाँ पे उठाया क्योंकि सेकंड में, तो इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बना रहे हो हाइपरबोला के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, एक टेंजेंट लेफ्ट ब्रांच पे और एक टेंजेंट राइट ब्रांच। वन टेंजेंट ऑन लेफ्ट ब्रांच एंड वन ऑन राइट। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर वाले पॉइंट इस तरीके से चाहिए कि दोनों ब्रांचेस पे टेंजेंट बने। तो मतलब ये अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर वाला पॉइंट, तो इसका अगर मैं लोकस के बारे में बात करूं तो लोकस क्या होगा, x को अल्फा के बराबर, y को अल्फा स्क्वायर के बराबर, तो अल्फा एलिमिनेट कर दिया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब ये बन गया है, तो ये एक पैराबोला होने वाला है। तो पैराबोला कौन सा होगा, ऐसा पैराबोला होने। जो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर वाले पॉइंट्स है ना आपके,
वो इस पैराबोला के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स होंगे। तो मतलब आपको इस पैराबोला के पॉइंट्स चाहिए वो वाले जहां से आप दोनों ब्रांचेस के ऊपर टेंजेंट बना पाओगे। तो क्या होगा, सिर्फ ये वाले सेगमेंट ही ले सकते हैं। अल्फा की सिर्फ ऐसी वैल्यूज ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे टेंजेंट, जिससे जो पॉइंट है वो इधर रहे, रेड रेड वाले सेगमेंट पे रहे। अल्फा की ये वाली वैल्यू नहीं उठा सकते जिसके ऊपर जो पॉइंट है आपका इस ब्लू वाले लाइन के ऊपर मिलके आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा पहले तो इस असिम्प्टोट की इक्वेशन निकालोगे। असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, x बाय a इक्वल्स टू y बाय b होती है। व्हाट इज a, x इज 1, तो मतलब x बाय 1 y बाय 2 बन जाएगी, b इज 2। तो इसका आप इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, क्या आएगा। ये पैराबोला था आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, लाइन है आपकी x इक्वल्स टू वाई बाय 2। तो y को यहाँ से पुट करके यहाँ पे डाल दो तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से बेटा x आपको मिल गया 2। एक जीरो मिलना है, वो जीरो तो यहाँ पे दिख रहा है, एक इसके अलावा ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा ही तो x है ना, तो जब जब आप ये 2 डालेंगे या 2 से ज्यादा डालेंगे तो ये वाले पॉइंट्स क्या आएंगे, x की वैल्यू 2 से ज्यादा, मतलब अल्फा 2 से ज्यादा जब होगा तो रेड में रहेगा, इधर अकॉर्डिंगली -2 आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ सिमेट्रिक रहने वाला है। तो सिमेट्रिसिटी से हम लोग बोल देंगे कि भाई अल्फा की वैल्यू 2 से ज्यादा अगर होगी या फिर -2 से कम होगी तो उस केस में आपके जो पॉइंट है ये रेड वाले रीजन में रहेंगे, और अगर -2 से 0 के बीच में लेते हैं तो -2 से 2 के बीच में लेते हैं तो ब्लू वाले रीजन में रहेंगे। तो आपको चाहिए रेड वाले, तो मतलब अल्फा की वैल्यू -∞ से -2 to 2 हो। ओके, आगे चलते हैं। 51, 52, 53, 54। हाँ जी, पेपर कंप्लीट है। ये पेपर कंप्लीट है। यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी इस वीक की बात करते हैं। इस वीक जो आपके टॉपिक्स हैं वो बेसिक से टॉपिक्स हैं, है ना, सेट्स, रिलेशंस और मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैट्स। तो इनमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं, तो हम लोग थ्योरी थोड़ा है ना टाइमली कवर करेंगे, थोड़ा सा आज की क्लास में कवर करेंगे और थोड़ा कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो मैंने प्लान बनाया है कि जो आपके 3 टॉपिक्स आपके है ना रिवीजन प्लान से में नहीं डाले हैं, है ना, रिवीजन प्लान से निकाल लिए गए, तो उनमें से कोई एक चीज़ हम लोग इस वीक कर लेते हैं। तो थर्सडे की क्लास में हम लोग उसका उनमें से किसी एक टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। और जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। 12th का टॉपिक है, ज़्यादा उसमें दिक्कत होगी नहीं, तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा और समझ भी आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और इसी तरीके से हम लोग है ना किसी वीक जो फिर आपका वेक्टर 3D बच जाएगा। वेक्टर 3D वाला टॉपिक भी 12th का ही है, तो उसमें भी ज़्यादा थ्योरी रहेगी नहीं। बस एक ट्रिग्नोमेट्री बच जाएगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इनको इसी में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे जिस हफ्ते थोड़ा प्रेशर कम होगा उस वीक हम लोग कर लेंगे। लाइक एक वीक में आपका सिर्फ प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी भी 12th का टॉपिक है, तो उसमें कुछ एक चीज़ कवर कर लेंगे और फिर एक चीज़ रह जाएगी वो हम लोग देख लेंगे।
वो में भी 7 फरवरी के बाद ही कर लेंगे या फिर उसके बीच अगर टाइम लगता है तो तब कर लेंगे, ठीक है। सर प्रोबेबिलिटी और 3D कर लेंगे, 3D थोड़ा लंबा। ओके, वो कर लेंगे हम लोग, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी वो तीनों एक साथ कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो रिलेशंस में, रिलेशन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो रिलेशन को दोबारा से कराने की कोई जरूरत नहीं है ना। नो सर, वो तो आता है। सबको आइडिया है ना। यस सर। उसको दोबारा से कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ, अगर आप में से किसी का कोई इसमें इस टॉपिक में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलिए। उसमें तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है रिलेशंस में, है ना। आगे चले। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं वो है जी सेट्स। सेट्स में भी है ना बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो वो हम लोग पहले कर लेते हैं और सेट्स के बाद हम लोग स्टैट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। सेट्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो पहले सेट्स कंप्लीट कर लेते हैं। या सेट्स को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सेट्स हो जाएगा या मैं पढ़ाऊं, थोड़ा कुछ आइडिया दूं। सर सर हो पढ़ाना जाएगा। पढ़ाना रहने दो, चाहे सेट्स रहने दो। सेट्स रहने दो, पढ़ लेंगे सब लोग। यस सर सर। नहीं तो उसके ना जो फॉर्मूला थे ना, दो तीन, वो बता दो एक बार, 2 मिनट लगेंगे उसमें। फॉर्मूला कौन सा वाला। शायद थे ना उसमें, शायद सबसेट्स वगैरह, पता नहीं कौन से थे। डी मॉर्गन्स लॉ की बात कर रहे हो शायद से आप। और तो कोई खास इसमें फॉर्मूले तो है नहीं। छोड़ो फिर सर, रहने दो चाहे। एक बार आप पढ़ लेना, नहीं तो कुछ दिक्कत लगेगी तो आप आके पूछ लेना, ठीक है ना। ओके सर। बाकी इसमें अगर मैं सेट्स में आपको मेन चीज बताऊं तो मेन चीज सेट्स में है आपका वेन डायग्राम। अगर सेट्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन कोई आ सकता है तो वेन डायग्राम के ऊपर आता है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे मान लो कि भाई एक सोसाइटी है, उसमें मान लो एक कुछ लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुछ उनमें है ना दोनों भी पढ़ रहे होंगे, कुछ उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो किसकी क्या वैल्यू है ना वो सब। और ये 2 का है, कोई 3 का भी हो सकता है कि मान लो कुछ एक ग्रुप है उसमें 100 लोग हैं। कुछ लोग टी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग मिल्क प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कॉफी प्रेफर करते हैं, तो कुछ उसमें दोनों भी होगा, है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी इन डायग्राम के जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स वो आपका हो सकता है। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिए हुए हैं, और ये टॉपिक 11th का है, 12th में नहीं है, तो आपको 11th की एनसीईआरटी में से पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड है ना क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो उसी में से आप कर लीजिएगा। बाकी ये जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं है ना इनके बारे में बात करूँ तो ये आपको जो कंपटीशन वाली बुक्स हैं उनमें बहुत कम कंपटीशन वाली बुक्स में मिल सकता है। तो है ना कोई आप अरिहंत वगैरह की आप देख सकते हो, अगर आप आपको है ना कोई मिले तो। बाकी क्या आपको इसका रिवीजन पैकेज मिल गया है। Yes, sir. यस सर, आज ही आया है। यस सर। तो मतलब फिर ये है कि भी आप उस रिवीजन पैकेज को जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ना, सेट्स, रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैट्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं है ना, ये सारी किताबों में होते नहीं है, तो इनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही लिमिटेड ही अवेलेबल होगी। तो जो जो रिवीजन पैकेज आपको मिल रहा है, तो फिर आपके पास है ना सबसे बड़ा जो सोर्स है वो वही है रिवीजन पैकेज। और अगर इसके अलावा कोई भी आप है ना और कोई बुक उठाएंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि किसमें से आपको मिल सकता है। ओके, तो मे बी अरिहंत की किसी बुक में हो, या है ना किसी सिंगेज में तो कहीं पे भी नहीं है ये, तो किसी और पब्लिकेशन की अगर आप और प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हो तो है ना कोई और बुक आपको देखनी पड़ेगी, सब में अवेलेबल होते नहीं है ये। तो एनसीईआरटी में जरूर अवेलेबल है, तो एनसीईआरटी एक आप कर सकते हो। ओके,
तो इसमें मेन चीजें तो है ना, यही है कि भी आप यूनियन, इंटरसेक्शन, पावर सेट सबको पता है क्या होता है? पावर सेट पता है क्या होता है? Set of all subsets. सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना। तो इनमें कितने सबसेट्स हो सकते हैं, पावर सेट में कितने 2 की एलिमेंट हो power सकते n. हैं? तो वो सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग फिर स्टैट्स चालू करते हैं। स्टैट्स भी आपका 11th का ही टॉपिक है, तो 11th की एनसीईआरटी में से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको इसकी थ्योरी कुछ भी पढ़नी है तो आप एक 11th वाली एनसीईआरटी आप ओपन करिए, ओके। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको है ना, प्रैक्टिस के लिए एक तो आपके पास एनसीईआरटी है और आपका रिवीजन है, ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं है। चलिए स्टैट्स चालू कर रहे हैं। स्टैट्स में मेन चीजें क्या है? सबसे पहले तो बेटा जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 चीजें हैं जी, ये 10th वाली हैं। आपको मीन निकालना आना चाहिए, मीडियन निकालना आना चाहिए, मॉड निकालना चाहिए। तो पहले हम लोग इन्हीं के बारे में बात करते हैं जो 10th में आप चीजें पढ़ते हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा की। देखिए जब आपको ये मीन निकालने को बोला जाता है या मीडियन निकालने को बोला जाता है, मॉड, तो उसमें डेटा आपका कुछ डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो उनको हमने टू वेज में क्लासिफाई किया है, जिसमें पहला वे है जी अनग्रुप्ड डेटा। सेकेंड है जी ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। अब क्या है ये डेटा, ठीक है, शायद नाम से याद ना आ रहा हो, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो पहले बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा किस टाइप का डेटा होता है? जिसमें आपको सीधा सीधा नंबर दे दिए गए। मान लो आपको बोला गया जी x1, x2, x3, x4 टिल xn, ये कुछ n नंबर्स अवेलेबल हैं जी, इनका आपने मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मॉड निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है? Mean sum of observation upon number of observation. तो पहले बात हम लोग अनग्रुप डेटा की करते हैं और उस अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग तीनों वैल्यूज निकाल लेंगे। तो पहले मीन के बारे में बात करते हैं। इस डेटा के लिए क्या होता है जी? मीन सबका सम Divided by. डिवाइड बाय, इसको समीशन के टर्म्स में ऐसा लिख के डिवाइड बाय, राइट। तो इस टाइप का जो डेटा है जिसपे आपको सीधा सीधा वैल्यूज दे दी गई हैं, वो डेटा आपका अनग्रुप डेटा कहलाता है। सीधा सीधा आपको बोला गया कि ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स, और इनका आप मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मॉड निकालिए। तो दैट डेटा इज अनग्रुप्ड डेटा। मतलब हर एक वैल्यू अलग अलग आपको दे दी गई है, कोई ग्रुपिंग नहीं करी है, ठीक। अब इसी डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं जी? क्या वो निकालना आता है? पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उसकी मिड वैल्यू, उसकी मिड वैल्यू। सारे के सारे जो वैल्यूज हैं पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के तो उसका मिड वैल्यू, ठीक। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो सीधा सीधा मिड वैल्यू आ जाता है, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे फिर। एवरेज लेते हैं। तो दो वैल्यूज बेसिकली मिड वैल्यू हो जाती हैं, तो उनका एवरेज ले लेना, तो उनका सम डिवाइड बाय 2 कर लेना, है ना। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे मान लो है ना, एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे 9 टर्म्स हैं,
नंबर ऑफ टर्म्स 9 है जी, तो फिर कौन से मिड वैल्यू आएंगे? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म। तो जिसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैं n के टर्म्स में लिखना चाहूँ ना, तो n के टर्म्स में बेटा आता है n+1/2। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मान लीजिए 10 टर्म लिए, तो कौन कौन से मिड टर्म्स आएंगे? एक फिफ्थ आएगा और एक सिक्स का Sixth. है। तो फिफ्थ टर्म कौन सा बन के आया n के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो? अगर n की वैल्यू 10 है तो n/2. प्लस सिक्स टर्म कौन सा हो गया? n/2 +1 या n+2/2 बाय 2। ठीक है ना? तो अनग्रुप डेटा के लिए मीन निकालना आता है, मीडियन निकालना आता है। मॉड के बारे में बात करते हैं, तो मॉड क्या होता है? सबसे ज्यादा frequent value. जो वैल्यू सबसे ज्यादा ओके होए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो वो सीधा सीधा वैल्यू आप देख लेंगे इस डेटा में कि कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब इसमें कई बार है ना बच्चों का ये क्वेश्चन आता है सर कि अगर दो नंबर हों जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के हो, मतलब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो क्या होगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन फिर बेटा पूछा नहीं जाता, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। कोई फिर कहता है कि सर क्या हम लोग उनका एवरेज ले लेंगे? तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उन सारी बातों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मॉड के बारे में बात करी गई है, अनग्रुप डेटा दिया है, तो फिर कोई ना कोई वैल्यू ऐसी ज़रूर मिलेगी आपको जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की होगी। ओके? तो ये तो बात रही अनग्रुप डेटा के लिए, मीन, मीडियन, मॉड। अब बात करते हैं ग्रुप डेटा, जिसमें फर्दर दो पार्ट्स बांटे हुए हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले डेटा किस टाइप का होता है? जिसमें आपको बोला गया है कि x1 है, मतलब एक xi का कॉलम दिया है, एक fi का कॉलम दिया है, और आपको बोला गया है कि x1 एक नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब सब लोग जानते हैं जी कि x1 f1 टाइम्स अवेलेबल है। सेम टाइप से मान लो सेकंड नंबर x2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी f2 दी है, फिर x3 तीसरा नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी f3 दी है। ऐसे करके n नंबर्स दिए गए हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं। तो अगर इस टाइप का डेटा है, इस टाइप के डेटा को हम लोग ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, और ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है। ठीक, ये वाला डेटा भी पढ़ा हुआ है 10th में, है ना? इस डेटा के ऊपर भी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो अब Yes, इस sir. टाइप के डेटा में, इस टाइप के डेटा में अगर मुझे मीन निकालने को बोला जा रहा है, तो मीन क्या होगा? Summation fi xi upon summation fi. x1 को f1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को f2 से, ऐसे करके सारे नंबरों को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी। मीन का मतलब वही रह रहा है। अब यहाँ पे नंबर्स आप ये नहीं बोलेंगे कि n नंबर्स है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने अवेलेबल है? f1 प्लस f2 प्लस f3 टिल fn। मतलब अगर मुझे यहाँ पे सम करना है, सारे नंबरों का सम करना है, तो मैं सारे नंबरों का सम कैसे करूंगा? कि सबसे पहले मैं x1 लिखूंगा, फिर से x1 लिखूंगा, फिर से x1 लिखूंगा। तो x1 प्लस x1 प्लस x1, वो x1 कितने बार ही लिखा जाए? f1 टाइम्स। F1. फिर x2 की टर्न आएगी एडिशन में, तो x2 प्लस x2 प्लस x2 कितने बार ही? f2 टाइम्स। तो ऐसे करके हर एक नंबर को उसकी फ्रिक्वेंसी के जितने बार लिखा जाएगा, सम किया जाएगा। तो वो सम करके अल्टीमेटली न्यूमरेटर यही बन रहा होगा, x1 इंटू एफ, x2 इंटू एफ, है ना? तो ये सारे नंबरों का सम बन गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब n नहीं रहे, इनकी फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम आ गया, है ना? तो ये इस तरीके से आप मीन निकालते हो। तो समीशन के टर्म्स में लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो मीन तो ये हो गया जी। मीडियन क्या होगा?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पहले। इसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लीजिए, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपको पता होगी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ मतलब वो 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 जो वैल्यू आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मिड वैल्यू। मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना। आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हम लोग क्या करेंगे। अगर मुझे इस डेटा को लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? मान लो मैं इसी ऑर्डर में, ये सारे के सारे नंबर इसी ऑर्डर में है कि x1 सबसे छोटा है, x2 से बड़ा है, x3 उससे बड़ा है, इसी ऑर्डर में है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मुझे इस नंबर को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले x1, फिर से x1, फिर से x1, और वो x1 कितने बारी आएगी? F1 टाइम्स। फिर x2 की टर्न आएगी, वो x2 लिखा जाएगा, वो कितने बारी लिखा जाएगा? F2 टाइम्स लिखा जाएगा। ऐसे करके इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर लिखा जाएगा। अब x1 एक बार ही नहीं लिखा जाएगा, x1 F1 टाइम्स लिखा जाएगा। तो वहां पे हम लोग, वो हमारा एक पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बन के आया है। जब मैं x1 को F1 टाइम्स लिख लूंगा, x2 को F2 टाइम्स लिखूंगा और सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, तो वो जो सीक्वेंस पूरा का पूरा मुझे मिलेगा, दैट इज कंप्लीट सीक्वेंस। अब उसका जो मिड वैल्यू है वो आपका मीडियन कहलाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 मतलब एग्जैक्टली कितनी पोजीशन का आपका मिडल टर्म है जी, और उस मिडल टर्म की आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कर सकते हैं? यस सर। मॉड सीधा सीधा जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो नंबर आप उठा लीजिए। इतना क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला डेटा देखते हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाले डेटा में क्या होता है? रेंज गिवन मतलब इतने से इतने आपको क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया होता है। ये आपको क्लास इंटरवल फॉर्म में डेटा दिया होता है कि मान लो कोई एक क्लास है ना, उसमें मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स का एक क्विज हुआ है, और मान लो 50 मार्क्स का ही वो क्विज हुआ है, तो कुछ बच्चों के मार्क्स है ना 0 से 10 वाली रेंज में हैं, उनको एक साथ क्लब कर लिया। कुछ के 10 से 20 होंगे तो उनको एक साथ क्लब कर लिया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो मतलब 0 से 10 वाले मार्क्स वाले सारे बच्चों को एक साथ क्लब कर लिया। 10 से 20 सबको एक साथ, 20 से 30 सबको एक साथ। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी 7 है, इसकी 10 है, कितना हो गया? 22। तो मान लो इसकी 40 है, 14 है, इसकी भी 14 ले लेते हैं, तो 50 हो गया। यस सर। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टाइप का डेटा बोलते हैं। और इस टाइप के डेटा में अगर हमें मीन निकालना पड़े, मीन कैसे निकलता है? आता है सबको निकालना? हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सआई का कॉलम बना लेते हैं जो कि इसका मिड वैल्यू होता है ना। यस सर। तो ये एक्सआई का कॉलम निकालने के बाद ना ऑटोमेटिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सेकंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट में तो सीधा सीधा हमें एक्सआई और एफआई के कॉलम ही दिए हुए थे ना। तो यहाँ पे आपने मिड वैल्यू वाला कंसेप्ट लगा के इस क्लास इंटरवल को आपने इस फॉर्म में बना के अपने वही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले बना ली होगी कि 5 नंबर जो है वो 5 टाइम्स अवेलेबल है, 15 नंबर जो है वो 7 टाइम्स अवेलेबल है, 25 नंबर 10 टाइम्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए एक्स आई एफ आई का समीशन अपॉन समीशन ऑफ एफ, सीधा सीधा ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा। मीडियन के लिए भी वही लग जाएगा, मॉड के लिए भी सीधा सीधा वही लग जाएगा।
सॉरी अब मीडियन के लिए सॉरी मीन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मीडियन के लिए क्या होता है? प्लस एच। आप क्या करते हो, आप पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करो, और उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसका हाफ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 5, 12, 22, 36, 50। तो हाफ कितना हुआ, 25। तो 25 जो 25th पोजीशन वाला नंबर होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 30 से 40 वाली लाइन में। 30 से 40। ये क्यों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि भाई 0 से 10 के बीच में 5 नंबर हैं, तो अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो ये पांचों के पांचों नंबर पहले लिख दिए जाएंगे। फिर 10 से लेकर 20 तक 7 नंबर अवेलेबल हैं, तो अगर मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो 5 नंबर यहाँ पे आ गए, 7 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, तो टोटल 12 नंबर, मतलब 20 वैल्यू तक 12 नंबर खत्म हो चुके हैं। फिर 20 से 30 में 10 नंबर हैं, तो जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा फिर ये इन 10 नंबरों की टर्न आएगी, तो मतलब टोटल 22 टर्म्स खत्म हो चुके होंगे टिल 30 वैल्यू। फिर 30 से 40 के 40 नंबर्स यहाँ पे इसके बाद लिखे जाएंगे, तो टोटल 36 नंबर्स यहाँ पे खत्म हो चुके होंगे जब मैं 40 नंबरों तक लिख लूंगा। तो जो 25th नंबर होगा वो किसमें लाइक कर रहा होगा, 30 से 40 वाली लाइन में लाइक कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। और इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको ना 16 ले लेते हैं, इसको 12 ले लेते हैं, ताकि मॉड वाले के कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग यही वाला डेटा यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना के, कॉलम बना के, आपने उसका मिडल जो उसका बाय 2 होगा वो आपने देखना है वो किस में लाई कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन में, इस डेटा में आपका 30 से 40 मीडियन क्लास हो गया, तो अब मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस क्या, F नहीं माइनस C अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला है जिसमें L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N टोटल फ्रीक्वेंसी, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, नहीं मतलब कैसे लिखेंगे इसको, मीडियन क्लास से जस्ट प्रीवियस वाली क्लास तक का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो भी आपकी मीडियन क्लास है उसके एक क्लास पहले तक जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सीखी है। व्हाट इज F, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड व्हाट इज H, क्लास। तो इस डेटा में आप लोग बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, 30। इस डेटा में N की वैल्यू बताइए, 50, टोटल फ्रीक्वेंसी, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास क्या होगा,
22। जो भी आपकी मीडियन क्लास है उसके एक पहले वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है जी? 16 और 10 क्लास साइज कितना है जी? 10 है। तो इसको सॉल्व करके आपको मीडियन की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। ओके, और थर्ड है जी मॉड। मॉड में क्या होता है? जब ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला केस आता है, क्लास इंटरवल वाला केस आता है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक मॉड का फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो मॉड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब इनके मीनिंग क्या है वो भी मैं लिख रहा हूँ। L अगेन लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले आपने मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करा जाएगा? मैक्सिमम किसकी फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होगा वो आपका मॉडल क्लास बनेगा। और इस क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है वो कौन सा है, क्लास कौन सा है? 30 से 40। तो उसकी लोअर लिमिट मतलब 30 वैल्यू यहाँ पे है। व्हाट इज FM? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। व्हाट इज F1? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से एक पहले वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज F2? फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। मतलब यहाँ पे 30 से 40 वाली का मॉडल क्लास है ना, ये है, तो उसके नेक्स्ट वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और मान लीजिए जस्ट इन केस अगर ये लास्ट क्लास होता, मॉडल क्लास लास्ट क्लास होता, 40 से 50 मॉडल क्लास हो जाता, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाती? 0। या फिर सबसे पहली क्लास 0 से 10 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाती, मतलब मॉडल क्लास आपकी 0 से 10 हो जाती, तो इसके प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी? 0। कुछ भी नहीं है, तो F1 की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड व्हाट इज H? क्लास साइज। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे इन सब टर्म्स की वैल्यू बताइए। L की वैल्यू क्या 30 थी? 30। FM की 16 वैल्यू? 16 F1 की वैल्यू 10 2 टाइम्स FM 32 मतलब 2 टाइम्स 16 माइनस F1 मतलब माइनस -12 F2 की वैल्यू 12 इंटू H मतलब 10 क्लास साइज होती। तो इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा मॉड, 36 आ जाएगा सर। जो भी आंसर है। तो ये मीन मीडियन मॉड है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेम चीज है जी, मैं आपको जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। आपको जब 11th में कंपटीशन में डेटा कोई क्वेश्चन पूछा हो सकता है, तो वो 10th की थ्योरी से स्टार्ट करके पूछा हो सकता है। आपको इनमें से अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दोनों में से, मतलब तीनों टाइप में से किसी भी एक टाइप का डेटा आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन में आपको मीन मीडियन मॉड इनको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये बात 10th की है, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक,
अब इसमें देखो, अगर तो आपको ये डेटा दिए गए हैं तो इसमें तो मीन मीडियन मोड आप इन मेथड्स को लगा के कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा दो चीजें और होती हैं। एक होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, उस केस में मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का कहलाता है कि मान लो ये आपके एक्स की वैल्यूज हैं, मतलब उस नंबरों की वैल्यूज हैं। तो इसका अगर आप है ना ग्राफ बनाना चाहेंगे तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगी। इस टाइप का ग्राफ, मतलब दोनों तरफ सेम टाइप का बिहेवियर शो करेगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू बीच में, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होगी जहां पे ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर होगा। ये एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये वैल्यू ऑफ एक्स, ये फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू में ये ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ बेटा आपका सिमेट्रिक कहलाता है। और इस सिमेट्रिक वाले ग्राफ में क्या होता है, आपके मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों बराबर होते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कि देयर इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने को बोला गया है, जो भी आगे फर्दर कुछ वैल्यूज दी गई होंगी, तो सबसे पहली बात आप उस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या कंक्लूड करेंगे कि उसका मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों की वैल्यू सेम। ओके, क्लियर है ये बात? Yes, sir. और इसमें एक चीज और है, एक तो हो गया सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। एक होता है मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन, मॉड में ये वाला रिलेशन होता है। अगर मॉडरेटली एसिमेट्रिक दिया है, मतलब जो जो डेटा आपको दिया गया है वो मॉडरेटली एसिमेट्रिक है, मतलब कुछ कुछ वेरिएशंस तो हैं वहां पे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला गिवन डेटा के रिस्पेक्ट में पहले से बनाया हुआ है। वो फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा भी हो कि मॉड होता है आपका 3 टाइम्स मीडियन Median minus 2 times mean. माइनस 2 टाइम्स। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा ये बोला गया है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब उसका मीनिंग मीन, मीडियन, मॉड बराबर। अगर आपको बोला गया है कि मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब थोड़ी सी एसिमेट्रिसिटी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो उस केस में मीन, मीडियन, मॉड के बीच में ये वाला रिलेशन होगा। और अगर आपको डेटा प्रॉपरली एसिमेट्रिक दिया है, मतलब आपको बोला कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में बिना डेटा दिए आप कोई किसी का मीन, मीडियन, मॉड नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये जो मैंने इसके पहले है ना, ये दोनों टॉपिक से पहले मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई हैं, मीन, मीडियन, मॉड, मतलब अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, उनके लिए जो भी बातें हमने करी हैं वो सारी की सारी बातें किसके लिए हैं? एसिमेट्रिक डेटा के लिए हैं।
मतलब आपको सीधा सीधा डेटा दे दिया गया है, अब आपको मॉड मीन मीडियन मॉड निकालना है। तो वो सारे के सारे डेटा एक्चुअल में है क्या, एसिमेट्रिक डेटा है जी। तो अगर एसिमेट्रिक डेटा में आपको मीन मीडियन मॉड निकालने को बोला गया है तो वो एसिमेट्रिक डेटा आपको प्रॉपर्ली दिया होना चाहिए, उसकी एक एक वैल्यू दी होनी चाहिए। आप उनका आपस में कोई सीधा रिलेशन नहीं बना सकते, उसको उस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना ही पड़ेगा, फिर ही जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग बन के आएगी। ओके, तो सिमेट्रिक है तो तीनों बराबर, अगर मॉडरेटली एसिमेट्रिक है तो ये वाला रिलेशन आपने यूज करना। ठीक, सर इसका एग्जांपल दे दो, डाटा कैसे होगा डेटा मॉडरेटरी एसिमेट्रिक। डेटा बेटा मतलब आपको कोई एक चीज की वैल्यू दे दी जाए, मान लो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और मैंने आपको दे दिया उसका मॉड वैल्यू इतना है, तो आप उससे क्या कंक्लूड करेंगे कि उसका मीन और मीडियन की वैल्यू भी उतना ही होगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद अब ये तो बातें जितनी भी अभी तक हमने करी है सारी की सारी 10th की हैं। अब 11th की बात हम लोग कल की क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन वगैरह निकालते हैं, है ना। थोड़ी बहुत चीजें तो आप जानते हैं 11th में क्या हम लोग पढ़ते हैं ना, डेविएशन वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। तो मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि भाई अब उस डेटा का कुछ कुछ चीजें मैंने आपको दे दी और फिर आपको बोला कि भाई अगर मैं हर एक नंबर में इतना सारा चेंज लेके आऊं तो उसका मीन कितना हो जाएगा, नए डेटा का मीन क्या हो जाएगा, या उसका डेविएशन क्या हो जाएगा, तो उस तरीके से आपको उसको यूज करना पड़ सकता है। ठीक, मान लो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, सोचते हैं। Let the mod of a symmetric distribution is 5. If we increase each value of that distribution by 2 units, find the mean of new distribution. क्या होगा, क्या होगा, मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से आपका कंक्लूजन क्या है जी, कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन था उसका मीन भी 5 हो जाएगा। अब अगर हर एक नंबर को 2 यूनिट इंक्रीज किया जाए तो मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि भी मीन भी उतने यूनिट ही बढ़ जाता है ना। तो अगर पुराने डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 5 है तो नए का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, ये जस्ट एक छोटा सा एक एप्लीकेशन है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, कि भी अगर आपको किसी एक टर्म की वैल्यू दी है तो वहां से आपका कंक्लूजन तो यही रहेगा कि भी तीनों की वैल्यू बराबर है। अब उस वैल्यू को यूज करना होगा फर्दर क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी। बस ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं मतलब मैं जस्ट देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर वर्ड दिया है तो वहां से आपने किस चीज का कंक्लूजन निकालना होगा, वहां से कंक्लूजन ये निकालना है तीनों के नंबर की वैल्यू बराबर है। ओके, तो जब आपको पहली लाइन लिखा गया लेट द मॉड ऑफ ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, तो उस लाइन से तो कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि भाई मीन की वैल्यू भी 5 है, मीडियन की वैल्यू भी 5 है। अब उसको यूज करने के लिए क्वेश्चन को आगे कुछ ना कुछ दिया होगा। यहाँ पे मैंने बोल दिया हर एक नंबर 2 यूनिट बढ़ाया, किसी क्वेश्चन में कुछ और पूछा हो सकता है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्या है, मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ कि भी तीनों नंबर बराबर। मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि दोनों दो की वैल्यू आपको दी गई होगी, तीसरे को इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकालें।
अब वो वहां से जो वैल्यू आएगी उसको यूज करना होगा। क्वेश्चन में आगे जो भी पूछा गया होगा, क्वेश्चन में आगे कुछ जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी, ओके। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। तो स्टार्ट्स में जो 10th वाली चीजें हैं वो यही हैं। इसके अलावा मीन की एक दो प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आप जान लीजिए। मतलब मैं आपको सीधा सीधा ओरली बोल देता हूँ कि अगर अगर आप हर एक नंबर को, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आप उसके हर एक नंबर को अगर k यूनिट इंक्रीज करते हैं तो मीन भी क्या होगा? k टाइम्स इंक्रीज हो k जाएगा। टाइम्स हो जाएगा। k यूनिट्स इंक्रीज होगा, k टाइम्स नहीं होगा। k यूनिट और डिक्रीज करते हैं तो उतना ही तो मीन डिक्रीज भी हो डिक्रीज जाएगा। हो जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, k टाइम्स करते हैं हर एक नंबर को, तो तो मीन भी k टाइम्स मीन हो तो k जाएगा। टाइम्स हो जाएगा। k टाइम्स हो जाएगा। अगर k से डिवाइड करते हैं तो 1/k 1/k टाइम्स। 1/k हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है मीन के लिए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, अगर आप उसके हर एक नंबर को k से k यूनिट इंक्रीज करते हैं तो मीन भी k यूनिट इंक्रीज कर जाता है, मीडियन भी k यूनिट इंक्रीज कर जाएगा, है ना? मीडियन भी यूनिट कर जाएगा क्या? ये से वो मिडिल टर्म तो वही होगी। तो मिडिल टर्म है ना, जब जब मान लो आपको Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर एक टर्म लिखा हुआ है तो हर एक में अगर मैं 2 यूनिट इंक्रीज कर लेता हूँ तो फिर वैसा ही बन के आएगा ना, सारे के सारे टर्म्स असेंडिंग ऑर्डर वैसा का वैसा ही रहेगा, बस मीडियन मिडिल वैसा टर्म का में 2 वैसा ही ऐड हो रहेगा। जाएगा। और मॉड भी वैसे ही रहेगा। ठीक है ना? इन सबके लिए सेम ही चीज है कि अगर आप हर एक नंबर को उतने यूनिट ऐड कर देते हो, एक पर्टिकुलर यूनिट हर एक नंबर में ऐड कर देते हो तो मीन मीडियन मॉड उतने यूनिट ऐड हो जाता है। डिक्रीज कर देते हो तो उतने यूनिट कम हो जाता है। उतने टाइम्स कर देते हो तो सारे के सारे उतने टाइम्स हो जाते हैं। और डिवाइड कर देते हो तो सारे के सारे उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अब 10th में जो भी हमने डिफरेंट टाइप के डेटा लेके हमने मीन मीडियन मॉड की वैल्यूज निकाली है वो आपको भी निकालनी चाहिए। लास्ट में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उनके रिलेशन मीन मीडियन मॉड में। ठीक है? अब यहाँ पे 10th तक की सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब कल की क्लास में हम लोग 11th वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्पर्शंस के बारे में बात करते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज वगैरह के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? तो पहले हम लोग ये स्टार्ट्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर कल की क्लास में हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके? मैथमेटिकल रीजनिंग +2 में +1 में। मैथमेटिकल रीजनिंग भी है तो यार +1 का ही टॉपिक ठीक है सर। आपको +1 की ही एनसीईआरटी में मिलेगा। ओके? ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।